हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी इस शानदार क्लास में। पॉलिटी का अपना क्रैश कोर्स चल रहा था सीटी एग्जाम के लिए, है ना। सीटी चाहे ग्रेजुएशन लेवल का आप एग्जाम दे रहे हैं, चाहे 10+2 का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे और कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं, इवन आरएस प्री के लिए। हालांकि ये क्रैश कोर्स की तरह है, थोड़ा शॉर्ट में हम पढ़ रहे हैं, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को मैं कवर करते जा रहा हूँ, है ना। बहुत लंबा कोर्स में जैसा जैसे डिटेल में कोर्स कराते हैं वैसा कोर्स नहीं है, क्रैश कोर्स की तरह है, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जरूर कवर किए जा रहे हैं। डिटेल कोर्स में तो लगभग लगभग हर फैक्ट्स को कवर किया जाता है, चाहे इंपॉर्टेंट हो या नहीं हो, ताकि कोई सा भी एग्जाम पूछा जाए तो नहीं है। लेकिन यहाँ हमने कोशिश की है कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को सारे कवर कर लिया जाए। इसके पहले लगभग हमारा 3 वीडियो तो आ चुके हैं। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही करवा रहा हूँ आपको, जो अपने सीधे सीधे सिलेबस में मेंशन है और सीधे सीधे जहां से एग्जाम में सवाल आने की संभावना है। मूल अधिकार हम उसकी शुरुआत पढ़ चुके हैं, बेसिक पढ़ चुके हैं। अब मैं यहाँ पर अनुच्छेद 14 से 18 शुरुआत करने वाला हूँ। और आपको जानकारी के लिए आपको सभी को बता दूं, जो भी नए साथी जुड़े हैं, सीईटी के लिए डेली क्लासेस आ रही है। सभी टीचर्स, क्वालिटी एजुकेशन के सभी टीचर्स आपके सामने हैं, सभी की क्लास आ रही है। और मैं आप सभी को, जो साथी रेगुलर जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी को कहूंगा, आप सबको इस क्लास को अपने स्टेटस पर लगाना है। जैसे व्हाट्सएप स्टेटस पर आप बहुत सारी चीजें लगाते हो, इस क्लास को भी लगाना है। हर ग्रुप में, हर जगह इसको शेयर भी करना है। जितना ज्यादा आप शेयर करते हो, हमारी ऊर्जा, हमारी काम करने की शक्ति उतनी ही बढ़ती जाती है। तो आपको सभी को शेयर करना, सारी की सारी क्लास, चाहे पॉलिटी हो, करंट अफेयर्स हो, राजेंद्र सर की ज्योग्राफी हो, अमन सर की इंडियन हिस्ट्री कल्चर, वो सारी क्लासेस आ रही है। पदम सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं आपको, विजेंद्र सर की ज्योग्राफी आ रही है, और मदन सर की राजस्थान हिस्ट्री कल्चर पे क्लासेस आ रही है। रेगुलर क्लासेस आ रही है। और मैंने आपको कहा भी था कि जो साइंस की क्लास आपकी तरफ से डिमांड आ रही है, साइंस है चाहे कंप्यूटर है, उसकी क्लास भी आपको जल्दी मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश। लेकिन जरूरी है कि आप सबका भी उतना ही उत्साह और सपोर्ट दिखना चाहिए इस क्लास के लिए, ठीक है। और एक दूसरी बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन, जो आप सभी लोग इंतजार कर रहे थे इस सीईटी की बुक का, ये मार्केट में आ चुकी है। अगर अभी तक आपने इस बुक को नहीं लिया है, इस बुक को आप जरूर ले लेना। बहुत ज़्यादा महंगी कोई बुक नहीं है, 100 रुपये की किताब होगी शायद, 100 रुपये में आपको आराम से मिल जाएगी। और इसमें मैं आपको थोड़ी टाइम मैसेज, अगर मार्केट में नहीं मिल पा रही, छोटे हो सकता है गांव के स्तर तक नहीं पहुंच पाई है, इसको हम बहुत जल्दी ऑनलाइन भी अवेलेबल करा देंगे। मैं आपको टेलीग्राम में, अपना जो टेलीग्राम चैनल है क्वालिटी एजुकेशन आरएस पे, उस पर मैं आपको एक नंबर दूंगा, आप कॉल करके मैन्युअली एक तरह से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, आपके पास वहां पर भी पहुंच जाएगी। बाकी मार्केट में लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ऑनलाइन में अलग डिलीवरी चार्जेस वगैरह होते हैं, मैं भी नहीं चाहता हूं कि वो एक्स्ट्रा चार्जेस आपको देने पड़े। अगर आपकी बुक आपको मार्केट में अवेलेबल है तो जाकर वहां से ले लीजिए। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये टेस्ट सीरीज आपने परचेज किए हुए तो रेगुलर सारे टेस्ट को देना। मैं देख रहा हूँ जितने स्टूडेंट्स ने परचेज किए उतने सारे स्टूडेंट्स रेगुलर टेस्ट सीरीज दे नहीं रहे, सभी को देना है। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है ये, टॉपिक वाइज भी देना है और फुल लेंथ टेस्ट भी देना। अब एग्जाम डेट आपको पता है कि पहले जो डेट थी उससे ये 1-2 हफ्ते पहले आ गई, तो अब तो तैयारी पर जुट जाना है ना। ये 15 टेस्ट आपकी सफलता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हर टेस्ट व्याख्या सहित है, और ये टेस्ट आप सभी को जरूर जरूर देने हैं। क्लियर हो गया? अब हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास का। क्लास में मूल अधिकार की बेसिक्स के बारे में मैं बता चुका हूं। यहां पर हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहला जो अधिकार है, समता का अधिकार। मैंने आपको याद कराया था पिछली बार, समस्व शोध शिक्षा के संवैधानिक उपचारों के लिए। ये जो हमारे 6 प्रकार के मूल अधिकार है, ये हमने पिछली बार पढ़े थे, जिसमें से पहला अधिकार हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट जो हमारा अधिकार है, समता का अधिकार, राइट टू इक्वेलिटी। समता का अधिकार, समता का अधिकार, राइट टू इक्वेलिटी, है ना। और आर्टिकल की बात करेंगे तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक हमें यहां पर पढ़ना है। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक हमें यहां पर पढ़ना है, समता का अधिकार। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद 14 से शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 ऐसा आर्टिकल है, अनुच्छेद 14 ऐसा आर्टिकल है जो भारतीय नागरिकों को तो प्राप्त है ही है, भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिक यानी सभी व्यक्तियों पर लागू होता है ना। मैं आपको यहां पर बता भी देता हूं कि कौन से आर्टिकल है जो सिर्फ भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं। वो आर्टिकल है 15, 16, 19 और 29 और 30। ये 5 आर्टिकल आप याद रख लेना। ये 5 आर्टिकल ऐसे हैं जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को मिले हुए, 15, 16, 19, 29 और 30, है ना। मैं यहां पर लिख देता हूं, 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार है। यानी कि 14 के बारे में पूछा जाता है, 14 सिर्फ भारतीय नागरिकों को नहीं है, विदेशी नागरिकों को भी उपलब्ध है। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार है ये, ठीक है।
अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता का अधिकार इसमें है। क्या मतलब हुआ इसका? अनुच्छेद 14 कहता है, आर्टिकल 14 ये बात कहता है कि कानून के समक्ष, विधि का मतलब होता है कानून, कानून के समक्ष सभी बराबर हैं, कानून के समक्ष सभी बराबर होंगे, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई ऊंची जाति नहीं, कोई नीची जाति नहीं, कोई राजा नहीं, कोई रंक नहीं, कानून के नजर में सब बराबर हैं, है ना। जैसे बाहुबली फिल्म में आपने देखा होगा, मेरा वचन ही है मेरा शासन। यहां पर भारत देश में किसी व्यक्ति का वचन नहीं चलता, यहां पर चलता है विधि का शासन। मेरा वचन मेरा शासन नहीं है, विधि का शासन यहां पर चलेगा। विधि के समक्ष समता का मतलब यहां पर कानून का शासन होगा, कानून से ऊपर कोई भी नहीं। इस देश का प्रधानमंत्री भी नहीं, इस देश का राष्ट्रपति भी नहीं, इस देश की संसद, इस देश का न्यायपालिका भी नहीं, विधि से ऊपर कोई भी नहीं है। विधि के समक्ष सभी बराबर, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे एक आम आदमी हो। अगर प्रधानमंत्री कोई अपराध करता है तो भी उसको भी वैसी की वैसी सजा मिलेगी जो एक आम आदमी को मिलती है। जैसे जब राजा महाराजा को टाइम होता था तो वहां पर विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी जैसा कंसेप्ट आपको, अगर आप थोड़ा सा पुराने जाएंगे तो भारतीय समाज में इक्वलिटी जैसा कंसेप्ट आपको नहीं मिलेगा, है ना। इक्वलिटी जैसा कंसेप्ट हम, ये आपने पढ़ा भी होगा कि समता, समता वाला सिद्धांत जो है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, ये फ्रांस से शब्द हमने लिए थे। तो ये कंसेप्ट भारत में पहले आप देखोगे तो भारत में सामान्यतः नहीं मिलेगा। राजा महाराजा थे, राजा महाराजों के लिए कोई कानून होता ही नहीं था, वो सबसे ऊपर है। राजा महाराजाओं को हमने यहाँ पर, राजाओं को, सम्राट को भगवान का दर्जा देते थे, वो तो ईश्वर का अवतार के जैसा हम उसको मानते थे। तो राजा महाराजों के लिए कोई कानून नहीं, वो कानून से भी ऊपर होते थे। राजा महाराजा के अगर कोई परिवार से थे उनके लिए अलग कानून है, आम नागरिकों के लिए अलग कानून है। कोई ब्राह्मण परिवार से है या फिर पंडित है तो उसके लिए अलग कानून हो गया, अन्य जातियों के लिए अलग से कानून हो गया। तो इक्वलिटी कहाँ है? महिलाओं के लिए अलग तरह की चीज, उनको अलग तरह से ट्रीट होता था, पुरुषों के लिए अलग तरह से ट्रीट हो रहा। इक्वलिटी कहां पर? इक्वलिटी नहीं थी। लेकिन भारत का संविधान का आर्टिकल 14 कहते हैं कानून के समक्ष सभी बराबर होंगे, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। अब इसको थोड़ा सा व्याख्या करके क्या लिखा हुआ, देखो इसकी इसकी जो मेन लाइन है इसको समझना। राज्य, देखो राज्य क्या है, ये हमने आर्टिकल 12 में पढ़ा था। राज्य का जब मैं मतलब लिखता हूं तो यहाँ पर किसी स्पेशल राज्य की, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उसकी बात नहीं हो रही है। यहां पर बात हो रही है राज्य, जो हमने अनुच्छेद 12 में जिसकी परिभाषा पढ़ी। राज्य में लिखता हूं तो इसका मतलब है सरकार, सीधी सीधी एक शब्द में हम समझेंगे सरकार। राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ, देखो मैंने शब्द लिखा है व्यक्ति, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि पॉलिटी में जब मैं व्यक्ति शब्द लिखता हूं और नागरिक शब्द लिखता हूं दोनों में अंतर है। व्यक्ति लिखता हूं इसका मतलब सारे व्यक्ति आ जाए, चाहे वो भारत के नागरिक हो चाहे विदेशी नागरिक। लेकिन जब मैं यहां पर लिखूंगा किसी भी नागरिक के साथ, जब मैं नागरिक लिखूंगा इसका मतलब है मैं भारत के नागरिक की स्पेशल बात कर रहा हूं। समझ ला दोनों में अंतर। किसी भी व्यक्ति, राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता, विधि के समक्ष समता व विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। विधि के समक्ष, विधि के समान संरक्षण, विधि के समक्ष समता व विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो यहां पर दो शब्द आए हैं। वैसे तो क्रैश कोर्स से थोड़ा फास्ट चलना चाहिए, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आता अगर मैं बहुत थोड़ा फास्ट लग जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा समझाते हुए चलूँ, एक एक चीज़ आपको समझाऊं, है ना। अब क्योंकि यहाँ अगर बस मैं यहाँ पढ़ाकर आगे बढ़ जाऊंगा, सीधा आर्टिकल 15 पे आ जाऊंगा, तो थोड़ा मुझे भी मज़ा नहीं आएगा, आपको भी समझने में मज़ा नहीं आएगा। जो पहली बार पढ़ रहे हैं मेरे से, मैं चाहता हूँ कि वो बहुत अच्छे से समझें कि विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण का मतलब क्या होता है ना। तो कोशिश करते, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन पेशेंसली इनको सुनना, आपको बहुत बहुत कई नई चीज़ें समझ में आएगी। देखो मैंने यहाँ पर दो शब्द लिखे हैं, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। दो अवधारणाएं, पहले तो इस पर एक बात कर लेते हैं। विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण दो अलग अलग चीजें क्या हैं, फिर इसके बारे में सवाल पूछा जाता है, उस पर बात करेंगे। अभी मैंने आपको कहा था, इस बात में मैंने यहां पर यह लिखा था कि विधि के समक्ष समता, कानून के समक्ष सभी बराबर है। कानून के समक्ष सभी, कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन अब यहां से आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर ऐसा तो नहीं है, भेदभाव तो होता है, आप खुद ही देखते हैं कि भेदभाव अलग अलग जातियों के साथ अलग अलग तरह का सरकार व्यवहार करती है। किसी को आरक्षण दिया हुआ, किसी को आरक्षण नहीं दिया हुआ है, तो यह तो अलग अलग जातियों के साथ समानता कहां पे रही है?
सरकार महिलाओं के साथ, महिलाओं के लिए अलग तरह के कानून है क्या? जो कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए क्या वैसे पुरुष के लिए भी है? नहीं है। महिलाओं से अलग तरह का ट्रीट हो रहा है, पुरुषों के लिए अलग तरह से ट्रीट हो रहा है। बच्चों के लिए अलग कानून है, बड़ों के लिए अलग कानून है, बूढ़ों के लिए अलग कानून है, विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए अलग कानून है ना? कुछ विशेष सुविधाएं राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को मिले हुए वैसे आम आदमी को नहीं है। तो विधि के समक्ष समता कहाँ रही है? ये कंसेप्ट कहाँ लागू हुआ है? इसीलिए ध्यान देना, विधि के समक्ष समता सब पर लागू प्रैक्टिकली नहीं हो सकता है। इसलिए हमने एक लाइन और जोड़ी है, विधि का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता का मतलब होता है कि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार, कानून के नजर में सभी बराबर है। लेकिन क्या प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है? क्या कानून सबके साथ एक जैसा व्यवहार, क्या कानून एक महिला और एक पुरुष के साथ एक जैसा व्यवहार कर सकता है? प्रैक्टिकली ऐसे चल ही नहीं पाएगा। क्या एक बीमार व्यक्ति के साथ, एक दिव्यांग व्यक्ति के साथ और एक सामान्य व्यक्ति के साथ भी एक जैसा कानून दोनों के लिए बनाया जा सकता है क्या? एक बहुत जो पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति है और एक जो सामान्य वर्ग जिसको सारी सुविधा है, क्या दोनों के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए क्या? आप कहेंगे नहीं होना चाहिए सर, उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। तो हम इक्वलिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो वास्तव में संभव भी नहीं है। इसका एक पॉजिटिव रूप है विधि का समान संरक्षण। ये कहता है समान लोगों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, लेकिन जो विशेष लोग हैं जिनको आवश्यकता है उनके साथ विशेष व्यवहार भी होना चाहिए। ध्यान देना, ये एक सकारात्मक अवधारणा है। ये एक प्रकार की नकारात्मक अवधारणा तो अच्छी है, अब मैं इसका मतलब समझाता हूं। फिर इसका मतलब क्या है, ऐसा क्यों रखा गया है, इसका अर्थ थोड़ा सा और अलग निकलता है। ये एक नकारात्मक अवधारणा है, इसके साथ हमने एक सकारात्मक अवधारणा भी जोड़ी। सकारात्मक इस तरह से भी जिनको आवश्यकता है विशेष लोगों के साथ विशेष व्यवहार भी होना चाहिए। तो यहां पर विधि के समक्ष समता, देखो मैंने ये जो बात की है इसको याद रखना, यहां से एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण दोनों की तुलना। विधि का समान संरक्षण, ये दो अलग अलग कंसेप्ट है। विधि का समान संरक्षण, ये एक नकारात्मक अवधारणा है। ये कहते हैं कि कानून की नजर में सभी बराबर है, लेकिन प्रैक्टिकली इस तरह से करना संभव नहीं है। ये एक प्रकार की नकारात्मक अवधारणा है, नकारात्मक अवधारणा। और इसको सकारात्मक अवधारणा के रूप में भारत के संविधान में शामिल किया गया है। ये एक प्रकार की सकारात्मक अवधारणा है। ध्यान देना, यहां से एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि कौन सी सकारात्मक अवधारणा है और कौन सी नकारात्मक अवधारणा है। अब आपको ध्यान में होना चाहिए इसको सकारात्मक क्यों कहा गया, क्योंकि ये सकारात्मक भेदभाव करने की इजाजत देता है, जो कि जरूरी भी है। ये कंसेप्ट कहां से लिया गया है? ये कंसेप्ट जो है ब्रिटेन से प्रेरित है, ये ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। और ये जो कंसेप्ट है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। ये दोनों ही चीजें आपको याद होनी चाहिए। एक बार एग्जाम में सवाल आ भी चुका है, किस तरह से आया हुआ है। विधि का समान संरक्षण एक सकारात्मक अवधारणा है और ये ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है, गलत हो जाएगा, है ना। विधि का समान संरक्षण एक नकारात्मक अवधारणा और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, ये भी गलत हो जाएगा। तीनों ही मिलना चाहिए। विधि का समान संरक्षण एक सकारात्मक अवधारणा और ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, भारत में दोनों ही चीजें ली गई है। अब आप कहेंगे सर फिर इसका मतलब क्या हुआ, फिर जब ये नकारात्मक अवधारणा है तो इसका अर्थ थोड़ा सा अलग है। कैसा है उसको समझ लेते हैं। जब हम बात करते हैं विधि के समक्ष समता की, विधि के समक्ष समता, तो इसका अर्थ क्या है? ये तो प्रैक्टिकल जब पॉसिबल नहीं है तो हम इसको रख क्यों रहे हैं? देखो इसका अर्थ जो निकलता है, वैसे एक बात तो ये निकल रहा है कि कानून के समक्ष सभी बराबर है। इसका जो शाब्दिक अर्थ निकालना चाह रहा है ये आता भी है कि प्रोफेसर डाइसी इसके बारे में क्या कहते हैं। प्रोफेसर डाइसी एक ब्रिटेन के विद्वान है। प्रोफेसर डाइसी के अनुसार वो कहते हैं विधि की समक्ष समता जब हम बात करते हैं तो इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये निकलता है कि कानून की नजर में सब बराबर है। इसका मतलब ये है कि वहां पर विधि का शासन होगा। इसका अर्थ जो निकलता है, इसका अर्थ वास्तव में हम ये बताना चाह रहे हैं कि देश में कानून से बड़ा कोई नहीं होगा। देश में प्रधानमंत्री का शासन नहीं है, देश में राष्ट्रपति का शासन नहीं है, देश में संसद का शासन नहीं है, देश में न्यायालय का शासन नहीं है, देश में किसी सेना का शासन नहीं है, देश में संविधान का शासन है, देश में विधि का शासन है। इस विधि के समक्ष समता का मतलब है कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, कानून की नजर में सभी बराबर हैं। हमारा यहाँ कानून की नजर में जब सभी बराबर होता है तो चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे कोई सा भी व्यक्ति हो, कानून सबके साथ समान व्यवहार करेगा। हमारे यहाँ पर विधि के शासन की स्थापना, मैंने आपको बताया था ना, आपको डायलॉग याद होगा, मेरा वचन ही है मेरा शासन। यहाँ किसी का वचन शासन नहीं होता है, यहाँ पर जो शासन होगा वो विधि का शासन होगा। ठीक है ना। शासन किसका होगा?
विधि का शासन होगा, किसी व्यक्ति का शासन नहीं होगा, किसी व्यक्ति विशेष का शासन नहीं होगा। ठीक है, तो इस विधि के समक्ष समता का अर्थ वास्तव में यह निकलता है कि विधि के समक्ष सभी बराबर है, यहां पर विधि का शासन चलेगा, किसी व्यक्ति का शासन नहीं चलेगा। तो इस कंसेप्ट को याद रखना। और ये वाला जो फैक्ट्स है कि विधि के समक्ष समता एक नकारात्मक अवधारणा जो कि ब्रिटेन से ली गई, विधि का समान संरक्षण एक सकारात्मक अवधारणा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, और ये सभी लोगों पर लागू होता है, सभी व्यक्तियों पर लागू होता है, केवल भारत के नागरिकों पर लागू नहीं होता है। सभी के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाएगा। क्लियर है? यह है आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14। अब आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 15 पर। आर्टिकल 15, इस पर एक मूवी भी आई थी, आपने पढ़ा होगा ना, अनुच्छेद 15, ये इसी पर बात करता है। हालांकि मैंने नहीं देखी वो, लेकिन आर्टिकल 15 यही बात करता है कि जो इसमें अनुच्छेद 15 में लिखा है कि प्रैक्टिकली भारत देश में कितना लागू हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन कितना प्रैक्टिकली लागू हुआ है? जाति के आधार पर अभी भी भेदभाव होता है ना, लिंग के आधार पर अभी भी भेदभाव होता है, ये इसी में लिखा हुआ। तो इसमें क्या है? इसमें 5 आधार है। तो अनुच्छेद 15 में क्या है? 5 आधार क्या है? किसी भी, या फिर सीधा धर्म, जाति, लिंग, धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश। मूल वंश को ही हम यहाँ पर मूल वंश शब्द आएगा परीक्षा में, इसी का मतलब नस्ल होता, तो नस्ल शब्द भी आ सकता है, नस्ल के आधार पर। या जन्म तथा जन्म स्थान, किसी व्यक्ति का जन्म स्थान, जन्म कहाँ पर हुआ उस आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, पर भेदभाव का निषेध, ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, जाति के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, लिंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता। ये आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है। इसके अलग अलग पार्ट है, 5 6 इसके अलग अलग क्लोज है। पहला पार्ट में क्या लिखा हुआ है? राज्य। राज्य का मतलब आप समझ गए, जब मैं राज्य बोलता हूं तो यहां पर राज्य का मतलब आप सीधे दिमाग में जाना चाहिए अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा हमने पढ़ी थी। राज्य का मतलब सीधा सीधा समझ लीजिए सरकार। सरकार इन उपयुक्त, अब मैं यहां पर पूरा नहीं लिख रहा हूं, बस सीधा लिख रहा हूं, उपयुक्त 5 आधार पर राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। उपयुक्त 5 आधार पर, याद रखना ये 5 आधार है। पूछा जाता, सीधा सीधा सवाल पूछा जाएगा, अनुच्छेद 15 में कितने आधारों का उल्लेख है? 5 आधारों पर भेदभाव, यानी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, राज्य केवल इन 5 आधार पर। यहां पर एक शब्द और महत्वपूर्ण है, केवल, यानी केवल इन 5 आधारों पर ही भेदभाव नहीं कर सकता, बाकी अन्य आधारों पर चाहे तो भेदभाव कर सकता है। जैसे इसमें आप देखेंगे शिक्षा शब्द है, क्या शिक्षा शब्द नहीं है, यानी शिक्षा के आधार पर भेदभाव तो हो सकता है। कैसे? कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है, उसको विशेष यहाँ पर सुविधाएं प्रदान की जाए, बाकी को नहीं की जाए, क्या ऐसा कर सकता है? इसके अनुसार तो कर सकता है। रंग तो नहीं लिखा हुआ है, क्या रंग लिखा हुआ है कि रंग के आधार पर भेदभाव? हालांकि भारत में रंग के आधार पर कभी कोई भेदभाव नहीं होता, यहाँ पर सभी तरह के रंग के लोग रहते हैं। कई जगह पर, अमेरिका ले लीजिए चाहे अफ्रीका ले लीजिए, वहां पर रंग के आधार पर भेदभाव बहुत लंबे समय तक रहा है। ठीक है ना? उपयुक्त राज्य, हमने यहाँ पर रंग इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि भारत में कभी भी रंग भेद कभी भी देखा नहीं गया है, लेकिन भारत में धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, इन सब के आधार पर भेदभाव देखा गया है, इसलिए हमने ये 5 आधार शामिल किया गया। राज्य उपयुक्त 5 आधार पर किसी भी नागरिक के साथ, यहां पर ध्यान देने वाली शब्द शब्द क्या है? किसी भी नागरिक। मैं किसकी बात कर रहा हूं? नागरिक की बात कर रहा हूं, मैं व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं। मैं जब नागरिक लिखता हूं इसका मतलब क्या है? नागरिक लिखता हूं इसका मतलब है मैं भारत के नागरिक की बात कर रहा हूं, इसका मतलब विदेशी व्यक्ति यहां पर नहीं आता। क्या विदेशी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश के साथ भेदभाव हो सकता है? कर सकता है, किया जा सकता है, उसके साथ थोड़ा सा अलग ट्रीट किया जा सकता है। ये भारत के लोगों पर विशेष रूप से लागू हो रहा है। आधार पर किसी भी नागरिक, हालांकि वहां पर समता का अधिकार तो उन पर लागू होता ही है। राज्य उपयुक्त 5 आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। यानी क्या मतलब हुआ इसका? अब आप कहेंगे सर ऐसा तो है नहीं, हमें दिखता तो है नहीं। क्या राज्य किसी के साथ इन 5 आधार पर भेदभाव नहीं करेगा? राज्य किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, राज्य किसी भी जाति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, है ना? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर जो आरक्षण क्या है फिर? आरक्षण जब मिलता है तो आरक्षण में कुछ जातियों को
ध्यान देना, कुछ जातियों को विशेष रिजर्वेशन दिया जाता है जबकि कुछ जातियों को नहीं दिया जा रहा। तो आप तो कह रहे हैं भाई जाति के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा, जबकि यहां तो भेदभाव हो रहा है। आप कह रहे हैं कि राज्य लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है कि राज्य लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। लेकिन आप कहेंगे सर राज्य तो लिंग के आधार पर भेदभाव करता है, हर जगह करता है। आप देखोगे कि महिलाओं को ज्यादा वरीयता मिलती है हर जगह। आप नौकरियों में देख लीजिए, नौकरियों में वहां पर महिलाओं के साथ हो रहा है। बस में जा रहे हैं तो बस में अलग से सीट रिजर्व है, यहाँ पर महिलाओं के लिए स्पेशल कानून अलग अलग यहाँ पर बना रखे हैं। तो लिंग के आधार पर तो सरकार भेदभाव कर रही है। महिलाओं को 6 महीने का मातृत्व अवकाश मिलता है, हमें तो मिलता नहीं है ना, तो भेदभाव हो रहा है यहाँ पर, आप कह सकते हैं। मूल वंश नस्ल के आधार पर, हालांकि नस्ल के आधार पर ऐसा कोई भेदभाव आपको नहीं दिखेगा। जन्म स्थान के आधार पर भी कुछ कुछ जगह पर विशेष रूप से तय किया हुआ है, वो निवास स्थान और जन्म स्थान का, ठीक है। लेकिन अब आप कहेंगे सर ये कैसा है। अब देखो इस बात से तो यही अर्थ निकलता है कि राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन अब इसके अपवाद भी है। अच्छा, मैं आपको एक अपवाद यहां पर भी क्लियर करा देता हूं। विधि के समक्ष समता, इसके अपवाद भी है। यहां पर भी सवाल पूछा था, इसके अपवाद क्या है, क्या इसके भी अपवाद है? बिल्कुल इसके भी अपवाद है। अपवाद कौन से हैं? 3 आर्टिकल याद रख लेना। एक तो याद रखना अनुच्छेद 31C, अनुच्छेद 31C। इस 31C में क्या लिखा हुआ है? 31C में लिखा हुआ है कि इसका उल्लंघन हो सकता है। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 39B और अनुच्छेद 39B और 39C को लागू करने के लिए, हम नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे तब 39B और C भी पढ़ेंगे। 39B और C को लागू करने में यदि अनुच्छेद 14 का उल्लंघन भी होता है तो इसे उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ये 31C में लिखा हुआ है, यानी कि इसका अपवाद के रूप में हो गया। इसके अलावा अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 105 में कहा कि जो भी संसद के सदस्य हैं उनको कुछ विशेष अधिकार दिए हुए बाकी लोगों से, उनको विशेष अनुमतियां, विशेष प्रकार की छूट है ना। सामान्य आदमी टोल टैक्स पे जाता तो टोल टैक्स ले लिया जाता है, लेकिन कोई विधायक सांसद महोदय निकल रहे हैं तो उनसे कोई टैक्स नहीं, उनको ऑफिशियली छूट है। बाकी जो छुटभैया नेता छूट लेते हैं वो तो अनऑफिशियली लेते हैं, लेकिन जो विधायक सांसद जाते हैं उनको ऑफिशियली, राष्ट्रपति जाते हैं उनको ऑफिशियली छूट है। फिर हमें छूट नहीं, उनको छूट है, वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। अनुच्छेद 105 और भी कई तरह की इस तरह की सुविधाएं वहां पर मिलती है। इसी तरह से आर्टिकल 361 है, राज्यपाल और राष्ट्रपति को विशेष सुविधाएं मिलती है। तो अनुच्छेद 31C, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 361, ये इसके अपवाद है। तीनों आर्टिकल कई बार पूछे जाते हैं। इसी तरह से अनुच्छेद 15 का भी अपवाद है। पहले तो मैं 15(2) लिख देता हूं। 15(2) में क्या लिखा हुआ? यहां लिखा हुआ राज्य भेदभाव नहीं करेगा, कोई भी नागरिक भी भेदभाव नहीं करेगा। मैंने कहा ना जब हम शुरुआत में पढ़ा, कुछ अधिकार राज्य के विरुद्ध है तो कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध भी है। कोई भी व्यक्ति इन उपयुक्त आधारों पर किसी भी सार्वजनिक स्थान, अब वो पूरा लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, उपयुक्त आधारों पर किसी भी सार्वजनिक स्थान, पहले होता था ऐसा, सार्वजनिक स्थान का मतलब कोई भी कुआं, तालाब, स्नान घाट अलग अलग जातियों के हिसाब से बटा हुआ था। भारत में जातिगत भेदभाव बहुत ज्यादा था, अब तो काफी हद तक कम हो चुका है। शहरों में तो ना के बराबर देखने को मिलेगा, राजस्थान में कुछ जगह पर, गांवों में देखने को मिलेगा। पश्चिमी राजस्थान में अभी भी कुछ ज्यादा है, पूर्वी राजस्थान में फिर भी इतना देखने को नहीं मिलता, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में अभी भी जातिगत भेदभाव अभी भी काफी देखने को मिलता है। यूपी बिहार में तो गाँव में ये बहुत ज्यादा देखने को भी मिल जाएगा। शहरों में जातिगत भेदभाव काफी हद तक खत्म हो चुका है, कम हो चुका है। भारत में जातिगत भेदभाव एक बहुत बड़ी समस्या रही है। सार्वजनिक, किसी भी उपयुक्त, कोई भी व्यक्ति इन उपयुक्त आधारों पर किसी भी सार्वजनिक स्थान, अब मैं सार्वजनिक स्थान को लंबा चौड़ा नहीं लिख रहा हूं, आप समझ लेना। यहां पर सार्वजनिक स्थानों के बारे में वर्णन है, किसी भी प्रकार की दुकान, किसी भी प्रकार के होटल, किसी भी प्रकार का मनोरंजन स्थल, स्नान घाट, कुएं, तालाब, मंदिर, किसी भी, इन पांचों आधारों पर कोई भी भेदभाव नागरिक भी दूसरे नागरिक के साथ नहीं करेगा। सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। क्लियर हो गया? अब जो आपके दिमाग में सवाल आ रहा है कि फिर महिलाओं के साथ विशेष ट्रीटमेंट कैसे, अलग अलग जातियों के साथ विशेष ट्रीटमेंट कैसे, उसका आंसर है अनुच्छेद 15(3) और अनुच्छेद 15(4। अनुच्छेद 15(3) और अनुच्छेद 15(4 अपवाद के रूप में है कि अनुच्छेद 15(3) में क्या लिखा हुआ है, याद रख लेना। अनुच्छेद 15(3) और 15(4 महत्वपूर्ण है। राज्य अगर चाहे तो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष रियायतें दे सकता है। ये 15(3) राज्य को अधिकार देता है कि वो महिलाओं के लिए, क्योंकि उनको आवश्यकता है, बच्चों को आवश्यकता है, इसलिए उनको विशेष रियायतें दे सकता है। तो यहां पर वापस इसका अपवाद के रूप में लिखा हुआ है, राज्य महिलाओं और बच्चों को विशेष रियायतें दे सकता है, प्रदान कर सकता है। ठीक है।
इसी तरह से 15/4 है। 15/4 क्या है? राज्य सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को। अब जो भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, अब जो भी ऐसी जातियां जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई है ना, भारतीय समाज बहुत लंबे समय तक ऊंची जाति नीची जाति इसमें बटा रहा, जिनको तथाकथित रूप से नीची जाति कहा जाता था, उनको शिक्षा से वंचित रखा गया, उनको अवसरों से वंचित रखा गया, इसलिए वो सामाजिक रूप से भी पिछड़ती गई, सामाजिक हैसियत रूप से भी पिछड़ती गई, शैक्षणिक रूप से भी पिछड़ती गई। तो सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जाति, तो पिछड़े यहाँ पर सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन यहाँ पर आधार है, और उसमें पूरी पूरी जातियों को शामिल कर रखा है। तो राज्य सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, यहाँ पर वर्ग, जातियां नहीं, पिछड़े वर्ग, पिछड़े वर्गों को विशेष रियायतें दे सकता है। ठीक है, ये यहां पर लिखा हुआ है। तो इस आधार पर जो पिछड़ी जातियां है उनके लिए वो विशेष प्रकार की रिजर्वेशन दे सकता है। 15/4 उसका आधार है। इसके अलावा 15/5 राज्य, ये ध्यान देना, राज्य चाहे तो ऐसा कर सकता है। यहां पर एक बात इस पर भी चर्चा होती है लंबी, राज्य चाहे तो ऐसा कर सकता है और राज्य चाहे तो नहीं भी कर सकता है। इसका मतलब क्या है? पिछड़ी जातियों को आरक्षण जो मिला हुआ है वो उनका मूल अधिकार नहीं है। मतलब मूल अधिकार का मतलब कि ये तो देना ही पड़ेगा, हमारा फंडामेंटल राइट है। कोर्ट ने इस पर स्पष्ट किया कि ये राज्य पर निर्भर करता है कि राज्य देना चाहे या नहीं देना चाहे। ये मूल अधिकार की श्रेणी में, ये आपका अधिकार नहीं है कि या तो आपको देना ही पड़ेगा, है ना। इस आधार पर चैलेंज नहीं किया जा सकता है कि राज्य हमें ये अधिकार नहीं दे रहा है। ये राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि वो देना चाहे तो दे सकता है, नहीं देना चाहे तो कभी भी हटा सकता है। ये मूल अधिकार की श्रेणी में तो केवल वो विशेष बात पहले लिखी हुई है। राज्य सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को शिक्षण संस्थानों में, और वो शिक्षण संस्थान कैसे हो सकते हैं? सार्वजनिक भी हो सकते हैं, निजी भी हो सकते हैं। शिक्षण संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों सार्वजनिक व निजी संस्थानों में, सार्वजनिक व निजी शिक्षण संस्थानों में विशेष रियायतें या विशेष सीटें प्रदान कर सकता है। ठीक है, विशेष रियायतें प्रदान कर सकता है, उनको वरीयता दे सकता है। और लास्ट में वापस इंपॉर्टेंट, इस पर आप इंपॉर्टेंट लगा देना, ये इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो अनुच्छेद 15(6) है, ये क्योंकि लेटेस्ट में जोड़ा गया 2019 में, इसलिए पूछा जाता है। अभी हमने जो पढ़ा 15(4) में, ये क्या पढ़ा? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग। ध्यान देना, यहां पर जाति का उल्लेख नहीं कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ी जातियां है या फिर कुछ जाति विशेष का नाम का उल्लेख नहीं है। सामाजिक और शैक्षणिक आधार है पिछड़े वर्गों का, आर्थिक आधार इसमें शामिल नहीं। जो आर्थिक रूप से पिछड़े उनका क्या, उनका कोई भी उल्लेख संविधान में पहले नहीं था लेकिन अब है। अनुच्छेद 15(6), अनुच्छेद 15(6) में बाद में सरकार ने 103वां संविधान संशोधन करते हुए 15(6) को जोड़ दिया गया, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए भी। राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग। तो अब आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, चाहे वो जाति के आधार पर नहीं हो, सामान्य वर्ग के भी जो लोग हैं आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनके लिए भी विशेष रियायतें कर सकता है। आर्थिक रूप से, यहां पर जाति का बैरियर नहीं है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को भी विशेष रियायतें प्रदान कर सकता है, विशेष रियायतें प्रदान कर सकता है। क्लियर हो गया यहां तक? वीडियो को पेशेंस के साथ पूरा देखना है, बहुत कुछ चीजें यहां पर आपको सीखने को मिलने वाली है ना। आप कितना पेशेंस रखते हैं लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप, मेरे ख्याल से कुछ ऐसे जब एंटरटेनिंग वीडियो होते हैं आप उसको पूरा 1 घंटा देख सकते हैं क्योंकि वहां पर एंटरटेन मिल रहा है, लेकिन नॉलेज जहां पर गेन हो रहा है उस वीडियो को देखने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए। वो
शायद नॉलेज जो कॉमेडी वीडियो है वो आपको थोड़े टाइम के लिए मजा देगा, लेकिन लॉन्ग टाइम का उसका असर नहीं होता है। ये देखने में बहुत बोरिंग लगेगा लेकिन उसका असर बहुत लॉन्ग टाइम होगा, ठीक है ना। हमें शॉर्ट टर्म, कई बार जो छोटे सुख होते हैं ना शॉर्ट टर्म, कई बार हम शॉर्ट टर्म, आपने ये पढ़ा होगा शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म गेन, है ना। अब यहां पर अब आपको क्या चूज करना है, आपको तय करना है। शॉर्ट टर्म पेन, अब अगर आप इस वीडियो को यहां पर देखेंगे 1 घंटे के लिए तो ये शॉर्ट टर्म पेन के रूप में है, लेकिन लॉन्ग टर्म गेन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर शॉर्ट टर्म पेन को यहाँ पर, या शॉर्ट टर्म प्लेजर हो गया कि शॉर्ट टर्म के प्लेजर के लिए आप लॉन्ग टर्म पेन, लॉन्ग टर्म पेन आप हाथ यहाँ पर हो सकता है। शॉर्ट टर्म प्लेजर अगर मैं यहाँ पर लिख दूं तो ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको पेन बन सकता है। तो आपको शॉर्ट टर्म प्लेजर में नहीं जाना है, छोटे से छोटी छोटी आप छोटे छोटे प्लेजर के चक्कर में आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने आप में पेन आप कर लेते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है, ये शॉर्ट टर्म पेन है लेकिन लॉन्ग टर्म का गेन होगा आपके लिए। तो विशेष रियायतें प्रदान कर सकता है, नोट डालकर हम यहाँ पर एक बात नोट कर सकते हैं, यह प्रावधान जो है 15(6) का, ये प्रावधान 103वां संविधान संशोधन अधिनियम अधिनियम 2019 के तहत जोड़ा गया। तो ये था अनुच्छेद 15, हमने इसके 6 क्लोज थे, 6 के 6 क्लोज पढ़ लिए हैं ना। इतना डिटेल में वैसे आपको अनुच्छेद 15 एक याद रख लेना, 15(3), 15(4) और 15(6) ये याद रख लेना, अपना काम हो जाएगा। अब बात आती है अनुच्छेद 16 की। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन का मतलब क्या होता है? लोक नियोजन का मतलब होता है सरकारी नौकरी, इसको सीधी भाषा में आप समझ सकते हैं। ये कह रहा है कि सरकारी नौकरी में भी सबको बराबर के अवसर मिलने चाहिए। क्या ऐसा है क्या? आप कहेंगे सर ऐसा भी नहीं है, सबको बराबर अवसर कहाँ मिलता है? सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन जब नौकरी में आप आओगे तो आप कहेंगे सर वहां तो आरक्षण देखने को मिलता है, कुछ के ज्यादा नंबर आके भी सेलेक्ट नहीं हो रहे, कुछ के कम नंबर आकर भी सेलेक्ट हो गए। बराबरी का अवसर कहाँ रहा है? मैं उसका भी रीजन बताऊंगा ऐसा क्यों है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 16 में लिखा हुआ लोक नियोजन में अवसर की समता। अब यहाँ पर जो सवाल पूछा जाएगा वो अनुच्छेद 16(1) में राज्य, वही यहाँ पर अनुच्छेद 15(1) में 5 प्रकार के आधार थे, यहाँ पर 7 प्रकार के आधार पे किसी भी नागरिक को, किसी भी नागरिक, ये भी किसके लिए है? सिर्फ नागरिक के लिए, किसी भी नागरिक को धर्म जाति मूल वंश, धर्म जाति लिंग, धर्म जाति लिंग मूल वंश, मूल वंश जिसको हम कह सकते हैं नस्ल, नस्ल, फिर हमने पढ़ा था जन्म स्थान, ये 5 आधार हो गए। यहां पर 2 आधार और जुड़ गए, निवास स्थान तथा उद्भव, उद्भव ओरिजिन के आधार पर 7 आधार हो गए। आधार पर भेदभाव नहीं करेगा राज्य किसी भी नागरिक के साथ, नागरिक को, या फिर इसी तरह से लिख दीजिए नागरिक के साथ, नागरिक के साथ पर भेदभाव नहीं करेगा। है ना, ये एक तरह से ये 16(1) में यही लिखा हुआ है, लोक नियोजन में अवसर की समानता, इसको 16(2) कर लीजिए, ठीक है। ये 16(2) है और ये 16(1) है। ये 16(1) में आ जाता है और ये 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता, और यहाँ पर ये 16(2) में आ जाता है, और 16(3) में आ जाएगा निवास की शर्त। इसमें यहाँ पर आपको लिखना है कुल 7 आधार है, वहां पर कितने थे? 5 आधार। देखो 7, किसी भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लिंग चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो या तीसरा लिंग हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। इसमें कई मुद्दे उठे थे कई जगह पर, जब किन्नर
ट्रांसजेंडर लोग नौकरी में लगने लगे। पहले उनको वरीयता नहीं दी जा रही थी, बाद में क्योंकि लिंग किसी कोई सा भी लिंग हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता। मूल वंश यानी नस्ल के आधार पर, जैसे नस्ल का मतलब क्या है, जैसे आप देखेंगे उत्तर भारत में अलग तरह के नस्ल के लोग रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में आप जाओगे तो वहां पर अलग नस्ल के लोग रहते हैं। नॉर्थ ईस्ट में आपको चाइनीज जैसे मिलते जुलते, नेपाली, वहाँ की उनकी शक्ल अलग है, उनका नस्ल ही अलग है, ठीक है ना। तो उनकी नस्ल वो मंगोलियन नस्ल है, ठीक है। और उत्तरी भारत में काकेशियन नस्ल है, निचले दक्षिण भारत में जाएंगे तो द्रविड़ नस्ल है, दक्षिण भारत के लोग अलग तरह के मिलेंगे। तो नस्ल के आधार पर यहाँ पर हमें कई उत्तर भारत में कई बार देखने को होते हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग आते हैं तो उनके साथ नस्ल के आधार पर भेदभाव किया जाता है। नस्ल के आधार पर भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। जन्म स्थान क्या है, आपका जन्म किस स्थान पर हुआ इसके आधार पर भी, आप रहते कहाँ हैं, आपका निवास स्थान क्या, उस आधार पर भी भेदभाव नहीं हो सकता। उद्भव का मतलब हो सकता है जैसे अभी आप भारतीय नागरिक हो, लेकिन आपका ओरिजिन, आपके माता पिता या आपका जन्म किसी और देश में हुआ है, अब आप किसी और भारत के नागरिक हैं, तो आपका ओरिजिन कोई और देश हो सकता है, लेकिन अब अगर आप भारत के नागरिक हैं अभी, तो आपको उद्भव के आधार पर भी भेदभाव नहीं हो सकता है। कुल 7 आधार हैं। 16(3) में क्या लिखा हुआ है, अब यहां पर 16(3) से हमें अपवाद देखने को मिलेंगे। 16(3) में लिखा हुआ है राज्य अगर चाहे, राज्य या फिर संसद, राज्य की बजाय यहां पर आप संसद पे लिखेंगे, ठीक है। राज्य में तो सभी आ जाते हैं, मैं स्पेशली अब सिर्फ संसद की बात करूंगा। संसद निवास स्थान की, निवास स्थान की अर्हता, मतलब अगर संसद अगर चाहे तो संसद ऐसा कानून बना सकता है कि किसी लोक नियोजन, देखो एक तो इसका मतलब हम स्पेशली अब सरकारी नौकरी पर आ गए, सरकारी नौकरी में जो आरक्षण है वो भी 16(4) में आता है। तो सरकारी नौकरी की बात हो रही है कि सरकारी नौकरी देने के समय राज्य इन 7 आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकता है, लेकिन संसद अगर चाहे तो निवास स्थान की शर्त लगा सकती है, अर्हता या फिर शर्त आरोपित कर सकती है कि इस राज्य का निवासी ही होना चाहिए। ऐसा अगर संसद चाहे तो किसी विशेष राज्य के लिए कर सकती है, अर्हता शर्त आरोपित कर सकती है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है वो 16(4) है, अनुच्छेद 16(4) क्या है 16(4) में, अनुच्छेद 16(4) ध्यान से देखना, अनुच्छेद 16(4) यही आरक्षण सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण का आधार है, यहां से सवाल पूछा जाता है सरकारी नौकरियों में आरक्षण का आधार कौन सा आर्टिकल है, अनुच्छेद 16(4). अनुच्छेद 16(4) क्या कहता है, राज्य किसी भी राज्य अगर चाहे, राज्य सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, तो इसमें सारे के सारी जो भी पिछड़ी जाति है वो सब कुछ आ जाता है, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को विशेष रियायतें दे सकता है, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को विशेष रियायतें दे सकता है, विशेष रियायतें दे सकता है। अब देखो यहां पर विशेष रूप से भारत के यहां पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को जो सरकारी नौकरी में आरक्षण मिला हुआ है वो इसका आधार अनुच्छेद 16(4) ही है। अब आप कहेंगे सर अन्य पिछड़ा वर्ग को भी जो आरक्षण मिला हुआ उसका आधार भी यही अनुच्छेद 16(4) है। पर ध्यान रखना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को जो आरक्षण मिला हुआ है वो संविधान के प्रारंभ से ही मिला हुआ है, अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण बाद में दिया गया। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा आरक्षण का इतिहास भी जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पेशली सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में नहीं लिखा हुआ है, यह लिखा हुआ है सामाजिक व शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग, जितने भी पिछड़े वर्ग हैं उनको भी आरक्षण दिया जा सकता है, विशेष रियायतें दी जा सकती है। तो पहले तो एक नोट डाल के एक बात लिख दो, अनुच्छेद 16(4) ही, अनुच्छेद 16(4) सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन आरक्षण, अनुच्छेद 16(4) सरकारी नौकरियों में आरक्षण का आधार है, सरकारी नौकरियों में आरक्षण का आधार है। अब 16(6) भी हो गया है, वो पिछड़े आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का है, आरक्षण का आधार माना जाता है, आधार है, ठीक है।
अब देखिए ध्यान दीजिए, अनुसूचित जाति और जनजाति को तो प्रारंभ से ही आरक्षण दिया हुआ था, अन्य पिछड़ा वर्गों को यहाँ पर आरक्षण नहीं था। लेकिन क्या इस आर्टिकल के आधार पर अन्य पिछड़े वर्गों को भी आरक्षण दिया जा सकता है? क्योंकि यहाँ तो लिखा हुआ है सामाजिक और शैक्षणिक, तो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्गों में तो वो भी आ जाते हैं, जो भी अन्य पिछड़े वर्ग है वो भी आ जाते हैं, लेकिन उनको प्रारंभ से आरक्षण नहीं मिला हुआ था, बाद में उनको आरक्षण दिया गया। तो इसकी पहचान करने के लिए भी अनुसूचित जाति और जनजाति, ये ऐसे दो वर्ग थे जो लगातार एक लंबे समय से पिछड़े वर्ग के रूप में, वंचित वर्ग के रूप में थे, इनको आरक्षण दिया था। सवाल उठा था शुरुआत में, क्या इनके अलावा भी जो पिछड़ी जाति है, जो न तो अनुसूचित जाति में आती है न ही अनुसूचित जनजाति में आती है, पर इनके अलावा भी ऐसी कई जातियां हैं जो पिछड़ी है, क्या इनको भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है? तो यहां से मैं आपको आरक्षण का इतिहास बताने वाला हूं, जो अन्य पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण दिया गया है उसका इतिहास। अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण, तो इसका इतिहास पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहां से, क्योंकि सवाल पूछा जाता है। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, क्या अन्य पिछड़ा वर्ग जो है, अन्य का मतलब जो एससी और एसटी को छोड़कर जो अन्य पिछड़े वर्ग है उनको आरक्षण, तो इसके लिए पहला आयोग बनाया गया प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग। सवाल आया हुआ है एग्जाम में कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, ये सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है। 1953 में बने थे काका कालेलकर। काका कालेलकर बड़े विद्वान व्यक्ति थे, प्रसिद्ध साहित्यकार भी रहे हुए हैं, गुजरात के थे, गांधी जी के बहुत निकटतम थे, है ना। इनको बनाया गया था प्रथम पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष, काका कालेलकर साहब को 1953 में। ठीक है, इसके बाद क्योंकि यहाँ तो बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ, इस पर विचार नहीं किया गया। दूसरा पिछड़ा वर्ग, ये बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से बहुत सवाल बनते हैं। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, ये थे बीपी मंडल। ठीक है, ब्रिजेश्वरी प्रसाद मंडल, बीपी मंडल। ये 1978 में लगभग गठित किया गया, 1980, 1978, 1979 में। 1980 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी और 1990 तक आते आते इनको लागू कर दिया गया, है ना। 1978 से 1979 में इसको यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया। 1980 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। 1980 में इन्होंने रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट में क्या बोला इन्होंने कि लगभग लगभग 52% पॉपुलेशन ऐसी है जो पिछड़ा वर्ग में डाल सकते हैं। 1980 में इन्होंने रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में क्या था कि 52% जनसंख्या पिछड़ा वर्ग में है। 52% जनसंख्या, 3743 जातियां इसमें शामिल है और इनको लगभग 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। 27% आरक्षण की इन्होंने सिफारिश की थी। ठीक है, ये 1978 में उस समय सरकार थी मोरारजी देसाई की। 1980 में उनकी सरकार चली जाती है, फिर कांग्रेस की सरकार आ जाती है। कांग्रेस की सरकार ने इस पर कोई विशेष काम नहीं किया, इसको वापस ठंडे बस्ते में डाल दिया इस रिपोर्ट को। 1980 से लेकर 84 इंदिरा गांधी की सरकार थी, 84 से 89 से राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, तो वहां तक इस पर कोई भी काम नहीं हुआ है। वापस से इसके बाद सरकार बीपी सिंह की सरकार आई। बीपी सिंह की सरकार ने इसको आरक्षण में 1989 में उनकी सरकार यहाँ पर आती है और 1990 में वो इस आरक्षण को लागू कर देते हैं। तो 1990 में वीपी सिंह सरकार ने 1990 में, प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे उसमें, प्रधानमंत्री वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह सिंह ने अन्य पिछड़ा वर्ग को अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दे दिया। इसका बहुत विरोध हुआ था, क्योंकि 27% आरक्षण का मतलब यहाँ पर एक बहुत बड़ा वोट बैंक भी था कि अन्य पिछड़ा वर्ग की 52% जनसंख्या को अगर रिजर्वेशन दिया जाए तो 52% जनसंख्या सीधे उनके साथ आ सकती है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, लेकिन इससे एससी एसटी बहुत ज्यादा विरोध में आ गए, क्योंकि उनको लगता कि उनका आरक्षण चला गया। जो सामान्य वर्ग के लोग थे वो भी इनके विरोध में आ गए, क्योंकि उनका आरक्षण भी अब बहुत कम बच गया। तो 27% आरक्षण ओबीसी को दे दिया गया, 27% आरक्षण प्रदान कर दिया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री आए थे पीवी नरसिम्हा राव। उन्होंने क्या किया? ठीक है, 1991 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव,
इन्होंने आर्थिक पिछड़ा वर्ग के आधार पर भी 10% रिजर्वेशन दे दिया। ने ईबीसी इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, ये होता ओबीसी था, ईबीसी को 10% रिजर्वेशन दिया गया था, 10% आरक्षण दे दिया इन्होंने। ये सब आरक्षण की कहानी बता रहा हूं। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है, एक बहुत सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, ऐतिहासिक केस, जिसको बोला जाता है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। इंदिरा साहनी एक बहुत फेमस एडवोकेट, इंदिरा साहनी, तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ एक वाद। इंदिरा साहनी इस मामले को लेकर, जो अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया, इसको चैलेंज करते हुए, है ना, इसके विरोध में इंदिरा साहनी जो उसमें एडवोकेट थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यहाँ चैलेंज किया कि ये मूल अधिकार के खिलाफ है या फिर इससे दूसरे लोगों का यहाँ पर आरक्षण छीन रहा है। इसको लेके गए इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, बनाम भारत संघ वाद। इसी को मंडलवाद भी कहा जाता है, क्योंकि बीपी मंडल, ब्रिजेश्वरी प्रसाद मंडल, मंडलवाद नाम से जाने क्योंकि उनके सिफारिश पर यह आरक्षण दिया गया 1992। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया और ये कहा था कि ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया 27% आरक्षण, वो वैध है। और इसके अलावा भी बहुत सारे फैसले, क्या क्या फैसले थे उस पर चर्चा करते हैं। ओबीसी को दिया गया आरक्षण 27% आरक्षण वैध रहेगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध करार दे दिया गया, इसको अवैध। इसमें मुख्य मांग यही थी कि इस रिजर्वेशन को रद्द किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 27% आरक्षण दिया जा सकता है। हमारे संविधान में सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनको आरक्षण की बात की गई, तो 27% आरक्षण वैध रहेगा, पहली बात। दूसरा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण यहां पर निर्णय दिया कि इसमें क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू करना पड़ेगा। ओबीसी में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पिछड़े नहीं हैं, जो क्रीमी लेयर है, उन पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। लेकिन ओबीसी, यहां सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर का सिद्धांत दिया, क्रीमी लेयर का सिद्धांत दिया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी में क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू किया। क्या मतलब था? क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, वो आरक्षण नहीं, और उसकी अलग अलग सीमा है। वर्तमान में बात करें तो क्रीमी लेयर का मतलब है अलग अलग जो एक श्रेणी बी श्रेणी की सरकारी नौकरियों में है, इसके अलावा जिनकी भी आय, आय के आधार पर देखें तो 8 लाख सालाना, 8 लाख प्रति वर्ष जिनकी आय उससे ज्यादा है, वो क्रीमी लेयर में आते हैं, आरक्षण नहीं। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में आय के आधार बता रहा हूं क्योंकि आय का आधार पूछा जा सकता है। वर्तमान में 8 लाख प्रति वर्ष से अधिक जिनकी आय है वो क्रीमी लेयर में आते हैं। ध्यान देना, क्रीमी लेयर का सिद्धांत अनुसूचित जाति और जनजाति में लागू नहीं है, ये सिर्फ ओबीसी में लागू है। से अधिक आय वो क्रीमी लेयर कहलाएगा। इसके अलावा यानी 27% आरक्षण को वैध करार दे दिया गया और क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू कर दिया गया। लेकिन यहां पर दूसरा पॉइंट, यहां पर तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, 2 पॉइंट हमने यहां पर लिख दिया। तीसरा पॉइंट, ईबीसी का 10% रिजर्वेशन, क्योंकि आर्थिक आधार का उल्लेख संविधान में उस समय कहीं पर नहीं था, इसलिए ईबीसी का 10% रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, 10% आरक्षण रद्द कर दिया कि आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, रद्द कर दिया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं हो सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा। पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। आपने सरकारी नौकरी के टाइम आरक्षण दे दिया, लेकिन पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। आप कहेंगे सर ऐसा अभी तो है, पदोन्नति में भी एससी एसटी ओबीसी इनको अलग से रिजर्वेशन मिलता है, एससी एसटी को विशेष तौर पर यहाँ पर रिजर्वेशन मिलता है, तो ये कैसे हो सकता है? अभी हम बात करते हैं इस पर। पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जा सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो और भी बहुत सारे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 50% की सीमा को पालन किया जाना चाहिए, 50% से अधिक रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, लेकिन अब तो उसको भी क्रॉस कर लिया गया है। पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, केवल प्रारंभ के 5 वर्षों में। ये 1992 तक आए तो 92 से 5 97 तक दिया जा सकता है, ऐसा नहीं, केवल प्रारंभ के 5 वर्षों को छोड़कर, केवल प्रारंभ के 5 वर्षों में ही दिया जा सकता है, ये भी इसमें जोड़ दिया गया। इसके अलावा
इसके अलावा यहाँ पर देखो पदोन्नति में कोई भी आरक्षण नहीं दे सकते हैं। आरक्षण 50% की सीमा तक ही दिया जा सकता है। क्या इसका पालन हो रहा है? नहीं हो रहा है। तक ही दिया जा सकता है। इसके अलावा एक और बात, बैकलॉग की भर्तियां भरते समय, बैकलॉग की भर्तियां भरते समय, बैकलॉग की भर्तियां क्या होती है? बैकलॉग की भर्तियां भरते समय, अब भरते समय भी 50% की सीमा का पालन किया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य डिसीजन थे। देखो अब न तो ये पालन किया जा रहा है, न 50% वाली सीमा का पालन किया जा रहा है, नहीं ये वाला डिसीजन पालन किया जा रहा है। ये वाला भी एक तरह से अब इसको भी हटा दिया गया कि ईडब्ल्यूएस को भी रिजर्वेशन मिल गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के लगभग लगभग सारे डिसीजन संविधान में संशोधन करके, हमने वीडियो जब संविधान की प्रकृति, संविधान की विशेषताएं पढ़ रहे थे ना, हमने पढ़ा था कि संसद पावरफुल है या न्यायालय ज्यादा पावरफुल है। संसद ने कोई यहाँ पर कानून बनाया तो न्यायालय अगर उसको संविधान के विरुद्ध है तो उसको पलट सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है उसको संसद वापस संविधान संशोधन करके बदल भी सकती है। सबके सब बदल दिए गए हैं। अब कैसे, यहाँ पर कौन कौन सा लागू हुआ इसके, देखो इसके वापस रिटेलिएट में या फिर इसके पालना में सरकार ने क्या क्या किया उस पर हम बात कर सकते हैं। पहले तो मैं ये समझाता हूँ बैकलॉग की भर्तियां क्या होती है। देखो बैकलॉग की भर्तियां का मतलब है जैसे कि एससी और एसटी को जो आरक्षण मिला हुआ है उतना आरक्षण आपको देना पड़ेगा। अब मान लो कि किसी साल इतनी इतनी भर्तियां, इतने लोग भी नहीं आए कि वो भर्तियां भरी जा चुके, तो वो जो खाली पोस्ट रह जाती है वो अगली भर्तियों में जुड़ जाएगी। जब अगली भर्तियों में जुड़ेगी, मान लो कि यहाँ पर एससी की रिजर्वेशन के आधार पर 100 सीट और एसटी की 50 सीट, यहाँ पर 40 लोग ही मिले और यहाँ पर 20 लोग ही मिले, तो यहाँ पर 60 लोग बच गए और यहाँ पर 30 लोग बच गए। तो ये 60 भर्तियां कहाँ पर जाएगी? यहाँ पर। और यहाँ पर 30 भर्तियां कहाँ पर जाएगी? अगली भर्ती में चली जाएगी। तो जैसे अगली भर्ती में चली जाएगी, अगली भर्ती में ऑलरेडी रिजर्वेशन है और जब ये 60 और जुड़ जाएगी, 30 और जुड़ जाएगी, तो 50% की क्रॉस हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैकलॉग की भर्तियां भरते समय भी 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे तो जो खाली रही एससी एसटी की सीट वो तो ऐसे ही चली जाएगी। तो सरकार ने इसके लिए संविधान संशोधन किया और इसको चेंज कर दिया। सिर्फ इसको नहीं, औरों को भी चेंज कर दिया। क्या क्या चेंज किया सरकार ने उस पर पढ़ते हैं। देखो क्या क्या है सरकार ने, तो सरकार के कदम क्या थे उस पर हम बात करते हैं। सरकार ने इसके लिए क्या क्या कदम उठाए। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन काफी आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है, काफी नई जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप इसको देख सकते हैं। सरकार के कदम क्या थे? सबसे पहले एक रामनंदन समिति यहाँ पर गठित की। रामनंदन समिति किसके लिए थी? पिछड़ा वर्गों के पहचान के लिए, पिछड़े वर्ग की पहचान हेतु। ठीक, कौन पिछड़े वर्ग में? क्रीमी लेयर, इसमें पिछड़े वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान हेतु। पिछड़ी जातियां तो यहाँ पर पहचान ली गई। पहले ही वाली 3743 बीपी मंडल की समिति के टाइम पे अध्यक्ष के उनके जब आयोग बना था उस समय क्रीमी लेयर की पहचान हेतु। ठीक है। इसके अलावा 1993 में था ये। ठीक है, ये समिति थी 1993। 1993 में ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया। पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया। इसके अलावा दो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए। एक हुआ था 77वां संविधान संशोधन। 77वां संविधान संशोधन, ये इसमें कहा गया है 77वें संविधान संशोधन में कि पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा। पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जा सकता है। पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है, उसमें लागू रहेगा। पदोन्नति में आरक्षण लागू रहेगा। ये संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया गया। और एक 81वां संविधान संशोधन हुआ। 81वां संविधान संशोधन में अभी वर्तमान में ये स्थिति है कि बैकलॉग की भर्तियां भरते समय भी 50% की सीमा पार किया जा सकता है। बैकलॉग की भर्तियां भरते समय की भर्तियां भरते समय 50% की सीमा को पार किया जा सकता है।
ठीक है, तो ये कुछ मुख्य बातें थी जो 16/4 से जुड़ी हुई। मैंने इतने सारे पूरा हिस्ट्री बता दिया आपको यहाँ पर ओबीसी आरक्षण का। मैं आपको यहाँ पर ये भी बता देता हूँ वर्तमान में आरक्षण की स्थिति क्या है ना। अगर वर्तमान में आरक्षण की स्थिति की बात करें कि कितना कितना आरक्षण मिला हुआ, तो एक बार वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैं भारत और राजस्थान दोनों का ही लिख देता हूँ, दोनों की तुलना हो जाएगी। देखो यहाँ पर अगर बात करें वर्तमान में जो आरक्षण मिला हुआ SC ST, SC को यहाँ पर मिला हुआ है लगभग 15% और यहाँ पर मिला हुआ है 7.5%। ठीक है, ओबीसी को केंद्र में 27% आरक्षण है। ठीक है, और अभी ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षण मिल गया है, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण हो गया है। ठीक है, तो ये टोटल आरक्षण यहाँ पर ये है। और राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में ये 16% है। और इसके अलावा एसटी की बात करें तो ये 12% है। ओबीसी की बात करें राजस्थान में तो 21% है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 10% यहाँ पर भी है। इसके अलावा 5% एक्स्ट्रा एमबीसी को भी दिया हुआ है। ये राजस्थान में आरक्षण चल रहा है। आप टोटल जोड़ लीजिए, ये लगभग काफी ज्यादा हो रहा है ना, 54.5% के आसपास यहाँ पर ये हो जाएगा। और ये राजस्थान में वर्तमान में आरक्षण की स्थिति आपको दिखाई दे रही है। तो ये हो गया 16/4 तक हमने पढ़ लिया था। 16/5 कोई विशेष सामान्यतः एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। 16/5 में लिखा हुआ किसी विशेष धार्मिक संस्था में, जैसे हमने कहा धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, लेकिन राज्य चाहे तो किसी विशेष धार्मिक संस्था में किसी विशेष धर्म के व्यक्ति की नियुक्ति की आवश्यकता है तो विशेष धर्म के व्यक्ति की नियुक्ति भी कर सकता है, यानी धर्म के आधार पर भी भेदभाव वहां पर हो सकता है। हमें 16/6 विशेष रूप से याद रखना है। 16/6 में क्या है, आर्थिक आधार पर आरक्षण जो 103वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को यानी कि ईडब्ल्यूएस को लोक नियोजन में विशेष रियायतें दे सकता है। लोक नियोजन में विशेष रियायतें दे सकता है। सरकारी नौकरी में ईडब्ल्यूएस का आरक्षण यहां से मिला है। कब जोड़ा गया ये भी आपको पता है, 103वां संविधान संशोधन 2019। बस ये 16 हो गया। अब हम 17-18 बहुत छोटे हैं, इसको खत्म कर देते हैं। संविधान संशोधन 2019 के तहत। क्लियर। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 17 बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार बार बार रिपीट होता है। अस्पृश्यता का निषेध। अस्पृश्यता को हम छुआछूत बोलते हैं, अस्पृश्यता का निषेध। अस्पृश्यता, इसी को छुआछूत कहा जा सकता है, छुआछूत का निषेध। कोई भी व्यक्ति किसी और व्यक्ति से छुआछूत नहीं करेगा, व्यक्ति है ना, छुआछूत का निषेध, प्रतिषेध। अस्पृश्यता का अंत ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत। भारत में ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो ऊंची जाति नीची जाति में बटा हुआ था भारत, और नीची जाति के लोगों के लिए छुआछूत जैसा यहाँ पर एक सामाजिक बुराई भारत में थी। भारत का संविधान कहता है कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी भी प्रकार का छुआछूत नहीं कर सकता है, और इसको कानून बनाकर कानूनन दंड के रूप में उसको घोषित कर दिया गया, कानूनन अपराध इसको घोषित कर दिया गया। इसके लिए कानून बनाया गया, अस्पृश्यता का निषेध इसमें कहा गया है। इसके लिए कानून बनाया गया अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 इसके लिए बनाया गया था। ठीक है, बाद में इसका भी नाम बदल दिया गया, अभी अस्पृश्यता शब्द भी इसमें नहीं रहना चाहिए, तो इसमें नाम रख दिया गया, इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। इसी का नाम बदलकर, यही कानून है, इसी का नाम बदलकर इसका नाम रख दिया गया, नाम बदलकर इसका ये नाम रख दिया गया कि इसमें सिविल अधिकार संरक्षण इसका नाम कर दिया गया। एक कानून और है जो SC ST अनुसूचित जाति और जनजाति को सुरक्षा देने के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। यह भी इस कानून के तहत एक तरह से सुरक्षा देने के लिए बनाया गया। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। अत्याचार निवारण अधिनियम, ये 1989 का कानून है। आर्टिकल 17 को अच्छे से याद रख लेना। अस्पृश्यता गांधी, बार बार रिपीट होता है, बहुत सिंपल है, सभी को आता होगा, लेकिन ये बार बार रिपीट होता है। और अनुच्छेद 18 लास्ट पढ़ लेते हैं, अनुच्छेद 18 के बारे में। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। जब हम बात कर रहे हैं
समानता के अधिकार की, तो वहां पर विशेष व्यक्ति को राय बहादुर की, है ना, सर की उपाधि, नाइट की उपाधि, ये विशेष उपाधि नहीं दी जा सकती इस तरह की कोई भी, है ना, महाराजा धीराज ऐसी कोई उपाधि, ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री को महाराजा धीराज इस तरह की कोई उपाधि मिल रही है, तो ये उपाधियों का अंत करता है, किसी भी प्रकार की उपाधियां नहीं दी जा सकती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है राज्य किसी को भी, राज्य शिक्षा व सेना को छोड़कर, दो अपवाद रखा गया है, जैसे शिक्षा में अभी भी डॉक्टर की उपाधि मिलती है, सेना में अलग अलग रैंक मिलती है, तो शिक्षा व सेना को छोड़कर, सेना को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। उपाधि प्रदान नहीं करेगा। क्लियर। इसमें और भी दो तीन चार पॉइंट है, इतना लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रख लेना। इसमें लिखा हुआ कोई भी भारत के नागरिक विदेशों में भी, विदेशों से भी कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। यहाँ तो उपाधि ग्रहण करना वैसे ही मना है, लेकिन विदेशों से भी उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। यहाँ का कोई व्यक्ति है वो बाहर से कोई भी भेंट पुरस्कार लेता है या उपाधि, इस भेंट या पुरस्कार भी लेता है, तो राष्ट्रपति की सहमति से लेगा। बाहर के व्यक्ति को भी, कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ पर भी उसको कोई भी उपाधि दिया नहीं जाएगा। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि जो भारत रत्न पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं वो उपाधि के तहत नहीं आते, वो पुरस्कार हैं। नोट डाल के यहां पर लिख सकते हैं भारत रत्न, ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, भारत रत्न व पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं है, कोई उपाधि, उपाधि की श्रेणी में नहीं आते हैं, ये लिख देते हैं, उपाधि नहीं बल्कि पुरस्कार है। तो इस पर कोई पाबंदी नहीं है, पर इसका नाम के आगे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पुरस्कार है। तो आज के लिए ऐसा करते हैं, यहीं तक सीमित रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल 19, अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को कैसा लगा एक तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने पिछले वीडियो में आपके बहुत बेहतरीन, आप कह रहे हैं कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और हमें बहुत अच्छे से समझ में आते हैं, आपके ये कमेंट्स हमें और ज़्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो बिल्कुल आप जो, आप जिस तरह से आपको लग रहा है आप कमेंट लिख सकते हैं, आपके कमेंट मुझे एनर्जी देते हैं, है ना, और ज़्यादा नया करने की एनर्जी देते हैं, नया करने की प्रेरित करते हैं, और साथ में सभी के साथ आपको शेयर भी करना है, ठीक है। तो वापस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।